दोस्तों, भारतीय सिनेमा की एक कर्णप्रिय पार्श्व गायिका जिनकी मधुर आवाज 90 के दशक में अचानक हर तरफ गूंजने लगी थी। जिनका नाम देश के बेहतरीन सिंगर्स में शुमार रहा और आज भी इनके गाए गाने कानों में मिश्री घोलते हैं। क्या आपको पता है इन्होंने एक गाने में आशा भोसले तक को मात दे दी थी? क्या आपको पता है इनके करियर के सबसे हिट गाने में इन्होंने कर दी थी बहुत बड़ी गलती, बावजूद इसके वो गाना इनका सबसे बड़ा हिट माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में ही शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया था और 14 साल की उम्र में सिंगर बनने के इरादे से मुंबई चली गई थी? क्या आपको पता है कि इन्होंने 13 साल की उम्र में मशहूर गायिका लता मंगेशकर के साथ अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया और बहुत जल्द संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पसंदीदा गायिका बन गई थी? और क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों कि पद्मश्री से सम्मानित इस प्रतिभावान गायिका ने हिंदी सहित करीब दर्जन भर भाषाओं में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए और 4 बार सर्वश्रेष्ठ फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर अवार्ड जीतकर इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। तो कौन थी ये गायिका जो स्वभाव से बेहद सरल और शांत मानी जाती थी, और क्यों अचानक इनकी गायकी का सितारा अस्त हो गया? आज ये कहाँ हैं और क्या कर रही हैं, क्योंकि इनके पति पर बेहद गंभीर आरोप लगे? आज के इस वीडियो में हम तलाशेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में अपनी आवाज और गानों से धमाल मचाने वाली प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति की। आज भी इनकी सुरीली आवाज जब कानों में पड़ती है तो मिश्री सी घुल जाती है। 90 के उस दौर में कविता कृष्णमूर्ति का स्टारडम ऐसा था कि हर फिल्म में इनके गाने जरूर होते थे। कुछ दावों के अनुसार अपने 4 दशक से भी लंबे म्यूजिकल करियर में कविता कृष्णमूर्ति ने दर्जन भर भाषाओं में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए। इन्होंने सिंगर अमित कुमार से लेकर अभिजीत भट्टाचार्य, कुमार सानू, उदित नारायण से लेकर शान और सोनू निगम, उस दौर के सभी फेमस सिंगर्स के साथ ढेरों हिट गाने गाए। लेकिन बाद में कविता कृष्णमूर्ति ने खुद को प्लेबैक सिंगिंग से दूर कर लिया। हालांकि कविता अभी भी फिल्मों में गाने गाती हैं, लेकिन बहुत कम। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में। कविता कृष्णमूर्ति का जन्म 25 जनवरी 1998 को दिल्ली में एक तमिल अय्यर परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम शारदा था। इनके पिता का नाम टीएस कृष्णमूर्ति था, जो कि एचआरडी मंत्रालय में कर्मचारी थे। इनकी मां का नाम कामाक्षी था, जो कि एक गृहिणी थी। कविता कृष्णमूर्ति ने 8 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। इनका रुझान संगीत की तरफ देखकर इनकी चाची प्रतिमा भट्टाचार्य ने इन्हें सिंगिंग सिखाने की सोची। इन्हें इस फील्ड में करियर बनाने की सलाह दी। तब कविता कृष्णमूर्ति का रविंद्रनाथ संगीत सीखने के लिए एक स्कूल में दाखिला कराया गया, जहां सुरुमा बासु ने इन्हें संगीत सिखाना शुरू किया। साथ ही कविता ने क्लासिकल सिंगर बलरामपुरी से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। इस तरह 8 साल की उम्र से कविता ने अंतर मंत्रालय की शास्त्रीय प्रतियोगिताओं में गाना और मेडल जीतना शुरू कर दिया था। इधर कविता की एकेडमिक पढ़ाई भी चलती रही। बचपन में ही दिल्ली छोड़कर मुंबई पहुंची कविता ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद इन्होंने इसी कॉलेज से बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। साल 1971 में 13 साल की कविता को पहली बार बंगाली फिल्म श्रीमान पृथ्वीराज में लता मंगेशकर और संगीतकार हेमंत कुमार के साथ गाने का मौका मिला। इसके बाद कविता लगातार कॉलेज के दिनों में अपने संगीत में ही मशगूल रही। इसी दौरान हेमंत कुमार ने कविता को एक लाइव परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रण दिया। इस लाइव परफॉर्मेंस के बाद कविता की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि इस आयोजन में वो पहली बार मन्ना डे से मिली और संगीत के बारे में सोचने का इनका नजरिया बदल गया। मन्ना डे के साथ कविता ने एक ऐड के लिए जिंगल गाया था। तभी कविता हेमंत कुमार की बेटी रानू मुखर्जी से मिली थी और मन्ना डे ने इनसे रेडियो के लिए कई जिंगल्स गवाए। 1976 के अंत में हेमा मालिनी की मां प्रोड्यूसर जया चक्रवर्ती ने इन्हें कहीं गाते हुए सुना और बेहद प्रभावित हुई। उन्होंने इनका परिचय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से करवाया और उसी संगीत जोड़ी के जरिए कविता ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। साल 1980 में कविता ने मांग भरो सजना के गाने से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इस गाने को फिल्म से हटा दिया गया और इस तरह कविता के हाथों निराशा लगी। हालांकि इस बीच उन्हें कुछ कन्नड़ गाने मिले और इन्होंने उनमें अपनी आवाज दी, लेकिन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं से कविता को असली सफलता मिली।
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलने के बाद कविता का बॉलीवुड संघर्ष समाप्त हुआ था। इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कविता ने 1986 में आई सुपरहिट फिल्म कर्मा के लिए एक देशभक्ति गीत दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए गाया और ये गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इसके बाद अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया में हवा हवाई और करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से गाने गाए और ये दोनों ही गाने सुपरहिट रहे। यहाँ आपको एक और दिलचस्प किस्सा बताते चलें जो खुद कविता कृष्णमूर्ति ने एक रियलिटी शो में शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि हवा हवाई गाने को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और जावेद अख्तर ने जब कंपोज किया था तो इस गाने के लिए आशा ताई को चुना गया था, लेकिन आशा भोसले उस वक्त मुंबई में नहीं थी। लेकिन बोनी कपूर को शूटिंग के लिए ये ट्रैक चाहिए था तो प्यारेलाल जी ने कविता कृष्णमूर्ति से यूं ही रफ ट्रैक के तौर पर ये गाना गवा लिया। यानी रिलीज से पहले ये गाना आशा भोसले की आवाज में ही रिकॉर्ड होना था। ये सिर्फ शूटिंग में यूज करने के लिए कविता कृष्णमूर्ति से गवाया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद कविता कृष्णमूर्ति को लक्ष्मीकांत का फोन आया और उन्होंने बताया कि ये गाना कविता की आवाज में फिल्म मेकर्स को जावेद अख्तर को सबको बहुत पसंद आया है और यही गाना फिल्म में रखा जा रहा है। कविता ये सुनकर खुश तो बहुत हुई, लेकिन उन्होंने यहाँ लक्ष्मीकांत को एक कन्फेशन करते हुए बताया कि इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि एक जगह इस गाने के शब्दों में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने जानू जो तुमसे बात छिपाई पहली बार में जीनू जो तुमसे बात छुपाई करके गाया है। इस पर लक्ष्मीकांत बोले कि तुम फिक्र मत करो, श्रीदेवी ने इस तरह डांस किया है कि इस पर जीनू ही सही लग रहा है और इस गाने में जो मैजिक क्रिएट हुआ है उसके साथ अब हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि तुम ही दोबारा उस तरह ना गा पाओ। अब ये गाना इस गलती के साथ ही रिलीज होगा और तुम देखना धूम मचा देगा। और वाकई इस गाने ने न सिर्फ कविता कृष्णमूर्ति बल्कि श्रीदेवी के करियर को भी शिखर पर पहुंचा दिया। इन दोनों गानों के बाद कविता के करियर में उछाल आया और उन्हें और भी कई बड़े बैनर्स की फिल्में मिली। देखते ही देखते बेहद कम वक्त में कविता कृष्णमूर्ति 90 के दशक में एक प्रमुख महिला पार्श्व गायिका के रूप में स्थापित हो गयी। 1942 अ लव स्टोरी, याराना, अग्निसाक्षी और खामोशी जैसी फिल्म के गानों ने इन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। कविता ने 1993 में संजय दत्त की फिल्म खलनायक के टाइटल सॉन्ग को आवाज दी जो खूब चमका। 1994 में मोहरा फिल्म का गाना तू चीज बड़ी है मस्त मस्त इतना हिट हुआ कि गली चौराहों पर हर जगह सुना जा सकता था। इसके बाद साल 1996 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने के गाने आंख मारे भी हिट रहा। साल 2002 में देवदास फिल्म का डोला रे डोला गाना गाकर कविता लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंची। वहीं फिल्म कभी खुशी कभी गम के बोले चूड़ियां समेत सैकड़ों सुपरहिट गाने इन्होंने गाए। यही नहीं, इन्होंने छोटे पर्दे पर भी समा बांधा और रामानंद सागर की रामायण के पॉपुलर गाने हम कथा सुनाते प्रभु श्री राम की को अपनी आवाज दी जो घर घर में आज भी सुना जाता है। 1990 के दशक में बप्पी लहरी, आनंद मिलन, AR रहमान, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण, इस्माइल दरबार, हिमेश रेशमिया, आदेश श्रीवास्तव, नदीम श्रवण, जतिन ललित, विजू शाह और अनिल मौलिक जैसे उस दौर के लगभग सभी संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। तो वहीं अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, कुमार सानू, उदित नारायण जैसे उस दौर के बेहतरीन सिंगर्स के साथ गाने का इन्हें मौका मिला। इन्होंने राजस्थानी, बंगाली, कन्नड़, हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, उड़िया, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, मलयालम, गुजराती, नेपाली, असमिया, कोंकणी और अन्य और भी कई भाषाओं सहित लगभग 36 भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। आगे के सालों में कविता ने अमेरिका, UK, UAE, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका सहित दुनिया भर में परफॉर्मेंसेस दिए। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो कविता कृष्णमूर्ति को साल 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा इन्होंने अपने करियर में 4 फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी हासिल किए। कविता को एक्कोलेट्स में स्टारडम मिलेनियम अवार्ड में बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम अवार्ड और फिल्म देवदास के लिए गाने डोला रे डोला के लिए साल 2003 में जी सिने अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2015 में जैन विद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया।
कविता कृष्णमूर्ति की पर्सनल जिंदगी की बात की जाए तो इन्होंने साल 1999 11 नवंबर को मशहूर वायलिन वादक सुब्रमण्यम से शादी की। कविता की कोई संतान नहीं है। वहीं इनके पति की पहली शादी से उन्हें 4 बच्चे हैं और वो भी संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं। कविता कृष्णमूर्ति ने अपने पति के साथ मिलकर बेंगलुरु में सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नामक म्यूजिक संस्थान की शुरुआत की। वहीं इनका नाम तब अखबारों में विवाद के तौर पर उछला जब साल 2010 में इनके 63 साल के पति एल सुब्रमण्यम पर नौकरानी के साथ गलत तरीके से पेश आने का आरोप लगा। ये छेड़छाड़ और शोषण का मामला बताया गया। तो वहीं कविता ने सामने आकर अपने पति का बचाव किया और कहा कि प्लीज सेव माय हस्बैंड। उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है। बता दें कि इनकी जिस 27 वर्षीय नौकरानी ने इनके पति पर संगीन आरोप लगाए थे, संयोग से उससे एक दिन पहले ही इन लोगों ने उस नौकरानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि उनके घर से 5000 यूरो गायब थे। शायद यही वजह रही कि इनके पति आखिरकार बच गए। खैर, इनके करियर की कहानी पर वापस लौटें तो हजारों हिट गाने गाने वाली कविता धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब होती गईं। हिंदी फिल्म में इनका जो पिछला गाना आया था वो साल 2021 में सुनाई दिया था। इससे पहले इन्होंने एक गाना 2017 की विद्या बालन की फिल्म तुम्हारी सुल्लू में गाया था। तो कविता कृष्णमूर्ति ने आखिर क्यों बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बना ली, क्यों वो वापसी करने में हिचकिचाती हैं, इसका खुलासा इन्होंने कुछ साल पहले ही टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में किया था। कविता कृष्णमूर्ति ने बताया था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में जो बदलाव हुआ है काफी हद तक उस वजह से मैं प्लेबैक सिंगिंग में एक्टिव नहीं हूँ। जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मैंने पहले काम किया है वो इस दुनिया से चले गए, जैसे कि लक्ष्मीकांत का निधन हो गया और फिर RD बर्मन भी चले गए। बिजू शाह और जतिन ललित जैसे म्यूजिक कंपोजर ने काम करना बंद कर दिया। अन्नू मलिक भी कम फिल्में करने लगे। इसके अलावा कविता ने रियलिटी शोज पर भी अपनी राय दी और गानों की शॉर्ट लाइफ होने की भी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि नए म्यूजिक डायरेक्टर्स की खेप आई और इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत हुई। फिर इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट कल्चर भी आ गया। रियलिटी शोज नए सिंगर्स लेकर आए, हालांकि उनका करियर छोटा रह गया। हमारे टाइम पर आर्टिस्ट का करियर लंबा और काफी सफल होता था। गानों की सिल्वर जुबली होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। कविता कृष्णमूर्ति ने साथ में ये भी कहा कि आज के समय में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चीजें हैं जिन्हें धड़ल्ले से फॉलो किया जा रहा है और इन्हीं की वजह से वो बॉलीवुड में काम करने से बचती हैं। उन्होंने कहा था कि आजकल एक ही गाने को 8-9 लोगों से रिकॉर्ड करवाया जाता है। किसी को ये नहीं पता होता कि गाने में किसकी आवाज को रखा जाएगा। कभी कभी एक ही सिंगर की आवाज गाने में रखी जाती है और कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर की आवाज ही फाइनल होती है। हालांकि मैंने ना तो कभी इस तरह के सिस्टम में काम किया है और ना ही ऐसे काम करना चाहती हूँ। कविता कृष्णमूर्ति को इस बात का दुख है कि आज के दौर में अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान के अलावा लोग किसी और सिंगर को गाने की आवाज से पहचान नहीं पाते। कविता कृष्णमूर्ति अब इसी शर्त पर इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं कि जो भी गाना उन्हें ऑफर हो उसमें उनकी ही आवाज फिल्म में रखी जाए। इनका कहना है कि इन्हें तब बहुत बेइज्जती महसूस होगी अगर इनके गाए गाने को फिर किसी और से गवाकर उसे रिप्लेस कर दिया जाए। कविता की शादी वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम से हुई थी। कविता कृष्णमूर्ति ने अपने पति एल सुब्रमण्यम के साथ मिलकर सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की शुरुआत की थी। साथ ही इन्होंने अपने नाम पर एक ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम कविता KS ऐप है। ये एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। इस ऐप के जरिए आप कविता से जुड़ सकते हैं। कविता अब अपने पति और बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहती हैं और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अकेले यहाँ अपने पति के साथ भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में हिस्सा लेती हैं। संगीत के प्रति इनका प्यार आज भी बरकरार है और ये उसकी साधना में लगी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमें आगे भी इनकी मधुर आवाज को सुनने का मौका मिलता रहेगा और ये ऐसे ही सरस्वती की साधना करती रहेंगी।